स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 22 और 23 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों या विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, संसद के सदस्य हों या विधानसभा के सदस्य हों। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और राज्य में विधान सभाएं और विधान परिषदें होती हैं। ठीक है, तो इनको एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जब इसके सदस्य जाते हैं तब दल बदल विरोधी कानून लगता है। विधायकों को दल बदल से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा था। 1985 में इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा था कि ताकि सरकार स्थिर है। ठीक है, ऐसा ना हो कि पैसे की लालच में या किसी अन्य वजह से वो पार्टियां छोड़ते रहें, क्योंकि ये क्या होते हैं ना, निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है। जो विधायक होते हैं जनता द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर ये पार्टी चेंज करते रहेंगे तो इससे क्या होता है, स्थिरता नहीं आती है। 10वीं अनुसूची की देख लें, इसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दल बदल विरोधी अधिनियम। आप नोट करते चले पॉइंट को। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। ठीक है, और इसे दल बदल अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इसे संविधान में शामिल किया गया। यानी 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के माध्यम से शामिल किया गया। तो इसको नोट कर ले, कब शामिल किया गया? तो 1985 में। और किस संशोधन के माध्यम से? तो 52 दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान में भी निर्धारित करता है। यानी बताता है कि अगर दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति जो निर्वाचित है, जिनका चयन जनता द्वारा किया गया है, वे किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब जाते हैं तो वे अयोग्य हो जाते हैं, यानी उस पद के लिए अयोग्य होता है। फॉर एग्जाम्पल के ले लीजिए, जैसे आपने क्षेत्र का विधायक को सिलेक्ट किया, अगर वो विधायक कांग्रेस का है या किसी अन्य पार्टी का है, बीजेपी का है, आरएसएस का है या किसी भी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, किसी का भी है, तो अगर आप उस पार्टी के व्यक्ति को सेलेक्ट किया, उस विधायक को सेलेक्ट किया और उसने क्या किया, सिलेक्शन के बाद क्या किया उसने कि वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उस क्षेत्र का विधायक नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है। यह वर्ष 1967 के आम चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा कई राज्य सरकार को गिराने की प्रक्रिया थी। उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, 1967 में, कि विधायक इधर उधर ट्रांसफ़र हो जा रहे थे पैसे लेकर या किसी अन्य कारण से, जिससे वजह से क्या थे, सरकार स्थिर नहीं हो पाता है, सरकार गिर जाती थी। ठीक है, तो इसके बाद इसको लाया गया। अब इसके तहत सांसद या विधायकों को दंडित नहीं किया जा सकता है। किसके तहत? ठीक है, हालांकि यह सांसद विधायकों को दल बदल के लिए दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने या विलय होने की अनुमति देता है। क्या करता है? सांसद या विधायक को दंड के बिना क्या करता है, किसी अन्य में विलय करने की अनुमति देता है। साथ ही दल बदल करने वाले सांसदों का समर्थन या उन्हें स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं किया जाता है। यानी जिस पार्टी में वे गए उस पार्टी को दंडित नहीं किया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति स्वेच्छा से भी जा सकता है या उसी राजनीतिक पार्टी ने उसको बुलाया हो, तो उन्हें दंडित नहीं किया जाता है, वे जा सकते हैं। लेकिन दंडित क्या होगा कि वे उस पद के योग्य सिर्फ नहीं रहेंगे, उनको किसी आधार पर दंड नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी विधायक ने किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उस पार्टी को भी सज़ा मिलेगी और उस व्यक्ति को भी सज़ा नहीं मिलती है। ठीक है, बस पद की योग्यता खत्म हो जाती है जिस व्यक्ति ने उस पार्टी को छोड़ा है, जिस पद से वो था। वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल कि 1/3 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता है। यानी अगर एक व्यक्ति जाता है तो वो व्यक्ति पद के अयोग्य होगा, लेकिन 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य, मान लीजिए 75 है या 100 संख्याएं हैं, तो उनका 1/3, जब 1/3 विलय किसी अन्य पार्टी में जाएगा तो उससे क्या कहलाएगा, विलय मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा
इसमें बदलाव कर दिया गया और अब कानून की नज़र में वैधता के लिए पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना अनिवार्य है। पहले क्या था, 1/3 था, अब क्या कर दिया गया है 2/3। अगर 2/3 सदस्य किसी अन्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तभी वैध माना जाएगा, 1/3 को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। कब ये कहा गया था, तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। ठीक है, कानून के तहत अयोग्य घोषित किसी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। जैसे कोई विधायक है तो वो अगर किसी दूसरी पार्टी में गया तो उस पार्टी का सदस्य बनने के लिए उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसी पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए ऐसे सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, अब ये निर्णय कौन लेता है, दल बदल से रिलेटेड मामलों की निर्णय कौन लेता है, तो ये उस सदन का सभापति, जैसे लोकसभा का है तो लोकसभा का सभापति, राज्यसभा के राज्यसभा का, या विधान परिषद का है तो विधान परिषद का सभापति लेता है और वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है उस पर क्या निर्णय लिया गया उस पर। हालांकि कानून ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले का फैसला करना अनिवार्य है, यानी कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है कि जो सभापति या अध्यक्ष है वो इतने दिनों के अंदर ही दल बदल से रिलेटेड मामले को निपटाएगा। ठीक है, दल बदल का आधार स्वैच्छिक त्याग। आप स्वेच्छा से तय, यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा के किसी राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, छोड़ जाता है। आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। ठीक है, निर्देशों का उल्लंघन। यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल अथवा ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किए गए या किसी आदेश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है, जैसे वो जिस पार्टी का सदस्य है, अगर उसे कहा जाए कि आपको वोट देना है या नहीं देना है और वो बात नहीं मानता है या नहीं आता है तो वो पार्टी क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है निर्वाचित सदस्य। यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो हो सकता है, उसकी मर्जी है, वो पद क्या होगा, उस पद जिस पद पे वो था वो पद खाली हो जाएगा अगर जनता द्वारा चुना गया निर्वाचित। मनोनीत सदस्य कोई नामांकित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है। ठीक है, तो वो 6 महीने के बाद दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, इससे पहले जाएंगे तो वो पद क्या हो गए, उस पद के अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। ये क्या है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिति का उद्घाटन करते हुए भारतीय समुद्र नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक प्रारूप अमृत काल विजन 2047 का अनावरण किया है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। अमृत काल विजन 2027 किससे रिलेटेड है, तो नीली अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, इसमें उन्नत मेगा पोर्ट, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, द्वीप विकास, विस्तारित अंतर्देशीय जल मार्ग एवं कुशल व्यापार के लिए मल्टी मॉडल हब जैसे पहल शामिल है। ठीक है, इसमें क्या क्या पहल है, ये है। प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालो, जो समुद्र के लिए बंदरगाह एवं प्रगति के लिए बंदरगाह वाक्यांश में समाहित है। ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वैश्विक एवं क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश की सुविधा प्रदान करके भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था या मैरीटाइम इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या जो समुद्री अर्थव्यवस्था है या नीली अर्थव्यवस्था है उसके डेवलपमेंट का कार्य करना। यह उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने और क्षेत्र को आगे लाने के लिए विचारों का आदान प्रदान करने हेतु भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय का एक वार्षिक बैठक है। ठीक है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है एक वार्षिक बैठक है। इसमें आयोजककर्ता कौन है, तो
तो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय पत्तन संघ और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग है। ठीक है, अब इसका महत्व जान लेते हैं, इंपॉर्टेंस। खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन और जलीय कृषि नीली अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग है। ठीक है, मत्स्य, मछली पालन और जलीय कृषि जो पानी में खेती की जाती है वे, जो विश्व की प्रोटीन स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में धारणीय प्रथाएं आवश्यक हैं। उसके बाद क्या महत्व, पर्यावरण संरक्षण, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देकर नीली अर्थव्यवस्था सागरीय जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण का समर्थन करती है। आप लोगों ने देखा होगा सागर में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, छोटी बड़ी हर प्रकार के जीव मिलते हैं जिन्हें सागरीय जीव कहा जाता है। ठीक है, तो उनके संरक्षण में भी सहायता होती है। स्वस्थ महासागर जलवायु विनिमय और कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सागर से क्या होता है, कार्बन के पृथक्करण आसानी से होता है, यानी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद पर्यटन और मनोरंजन में, तो तटीय और समुद्री पर्यटन का वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। नीली अर्थव्यवस्था पर्यटन और मनोरंजन के अवसरों को बढ़ाती है, तटीय क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करती है और संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ावा देती है। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा, यह अपतटीय पवन, ज्वारीय तरंग ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करती है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करती है और जलवायु परिवर्तन को कम करती है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, पवन ज्वार से जो ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करती है। परिवहन और व्यापार, समुद्री नौवहन वैश्विक व्यापार के लिए एक जीवन रेखा है। कुशल और टिकाऊ समुद्री परिवहन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी सबसे ज़्यादा जो व्यापार होते हैं समुद्र के रास्ते से ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, भारत में कितना 75,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। ठीक है, साथ ही इसके वैश्विक आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। आप इसको नोट करें। इसके साथ अतिरिक्त भारत में 12 प्रमुख बंदरगाहों तथा 200 से अधिक अन्य बंदरगाहों, 30 शिपयार्ड और विविध समुद्री सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक केंद्र है। इसका अर्थ है कि भारत में स्वस्थ नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, और इसके क्षेत्र में यानी नीली अर्थव्यवस्था के संबंध में सरकार ने क्या पहले किए हैं, तो डीप ओशन मिशन लाया है, सागरमाला परियोजना, ओ स्मार्ट और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन और नाविक की चर्चा हमने कुछ दिन पहले ही की है। ये क्या है आपको पता है अगर आपने वीडियो देखी है तो। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। NSG संघीय आकस्मिक तैनाती बल है जो अपहरण विरोधी ऑपरेशनों, बचाव संबंधित ऑपरेशनों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में किसी भी रूप में घटित आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सहयोग करता है। ठीक है, अर्धसैनिक बलों को सहयोग करता है यानी आपात की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करते हैं। NSG को विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित किया जाता है, तो अतः इसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है, हमेशा नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तभी होगा। NSG औपचारिक रूप से वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले कब आया अस्तित्व में। इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, तो यह एक विश्व स्तरीय अति सक्षम बल का गठन करना है। मिशन क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के अपने आदर्श वाक्य के अनुरूप आतंकवाद का त्वरित व प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम एक विशेष बल को प्रशिक्षित करना, आवश्यक संसाधनों से संपन्न करना और हमेशा के लिए तैयार रहना है। ठीक है, कार्य प्रणाली देख लेते हैं। तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसको नोट कर ले। और यह एक कार्य उन्मुख बल है जिसके 2 पूरक तत्व हैं। NSG का प्रमुख आक्रामक अथवा स्ट्राइक विंग, जिसे विशेष कार्रवाई समूह यानी SAG कहा जाता है, में सेना के जवान शामिल होते हैं। ठीक है, SAG में सेना के जवान शामिल होते हैं।
विशेष रेंजर समूह यानी SRG, इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों में चुने गए कर्मी शामिल हैं। वे आमतौर पर VIPs की सुरक्षा के लिए कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, तो VIP के लिए कौन से आते हैं, तो विशेष रेंजर समूह और आक्रामक NSG के ही समूह है। ठीक है, और एक है विशेष कार्रवाई समूह जिसमें सेना के जवान आते हैं। आप इसको नोट कर लें, ठीक है, पूछ सकते हैं। NSG के प्रमुख को महानिदेशक के रूप में जाना जाता है। इसका चयन नियुक्ति गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय का नहीं है तो इसके प्रमुख को भी वहीं से सेलेक्ट किया जाता है। किए गए कुछ ऑपरेशंस हैं इनके। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ठीक है, ऑपरेशन अश्वमेघ, आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन थंडरबर्ड या वज्र शक्ति, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो मुंबई, ठीक है, ऑपरेशन धांगू सुरक्षा, और NSG का मुख्यालय का है मानेसर गुरुग्राम में है। मानेसर गुरुग्राम में, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए। अब है उत्तर भारतीय मैदान। भारत का मैदान जो उत्तर भारतीय मैदान में चर्चा में आया था, तो वे हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित बड़े समतल भूभाग है। ठीक है, हिमालय और ये पठार का जो इलाका है, ये हिमालय है, ये पठार का है। पठारी इलाके के बीच का जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत में आता है। ठीक है, इनका निर्माण 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जलोढ़ निक्षेपों तथा उनकी सहायक नदियों की सहायता से हुआ है। यह विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ क्षेत्र हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है। भौगोलिक वितरण देखें तो इंडो गंगेटिक क्षेत्र यानी गंगा मैदानी क्षेत्र में ग्रीष्मकाल और शीत ऋतु के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है जलवायु? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उत्तर भारत मैदान में जलोढ़ की प्रकृति और भौगोलिक आकृति की विविधता इन्हीं उच्चावच के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उच्चावच के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है मैदान को। पहला है भावर, यह हिमालय की तलहटी में बंजरी और कंकड़ों का एक संकीर्ण मेखला है। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर तथा इसके छिद्र पूर्ण सतह से जल रिसकता रहता है। ठीक है, उसके बाद है तराई क्षेत्र। यह भावर के दक्षिण में स्थित एक दलदली क्षेत्र है। लगभग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है और यहाँ की मृदा समृद्ध तथा वनस्पति घनी होते हैं। यहाँ कई अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। उसके बाद है बांगर, आप इसकी विशेषताओं को नोट करते चलें। इस क्षेत्र की मृदा में काफ़ी मात्रा में चूना पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, बांगर में क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। यह पुराना और जलोढ़ मैदान है जो नदियों के बाढ़ के स्तर से ऊपर स्थित है। यह मृदा गाद और रेत से बना है। उसके बाद आता है खादर, यह नदी के किनारे स्थित नवीन और निचला जलोढ़ मैदान है। ठीक है, नवीन है ये क्या है? पुराना है। यह महीन गाद और मृदा से बना है। इसका रंग हल्का होता है तथा यह बहुत उपजाऊ होता है। खादर प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मृदा और जल से इसका नवीकरणीय होता है। अब खाद जो होता है ना, उसमें क्या होता है? उपज ज़्यादा अच्छी होती है। और महत्व की बात करें तो गंगा का मैदानी क्षेत्र भारतीय कृषि में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह देश के कुल खाद्य उत्पादन में 30% का योगदान देता है। ठीक है, उसके बाद यह भोजन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते। इसमें चावल और गेहूँ का मुख्य अनाज है। अब जनसांख्यिकीय महत्व देख लेते हैं उत्तरी भारत मैदान के। तो अनुमानित 400 मिलियन निवासियों के साथ यह क्षेत्र विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व असाधारण रूप से अधिक है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण क्या है कि यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ है, प्लस भूमि समतल है। ठीक है, और यहाँ का जीवन सरल है पहाड़ों की अपेक्षा, पठारों की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे जनघनत्व भी अधिक है। उसके बाद है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP क्या है? तो MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदता है। MSP कृषि लागत और मूल्य यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिश पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर, फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। तो ठीक है, तो इसको मूल्य आयोग के बारे में जान लें। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये बुआई के समय सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। जैसे धान की बुआई के समय, बुआई से पहले बता दिया जाएगा कि धान इस बार इतने रुपये क्विंटल
खरीदा जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार किसान खेती करते हैं। उपज अगर अच्छी होगी तो उनका अच्छा मूल्य मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय का अनुमोदन करती है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है और यह फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करता है। यानी जैसे जैसे अगर सरकार ने 2-3 फसलों के अगर प्राइस अच्छे कर दिए तो उनका उस बार उत्पादन या उनकी बुआई अधिक होती है, ठीक है, ताकि किसान उससे अधिक लाभ कमा सकें। एमएसपी के तहत फसलें कौन कौन सी आती हैं? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 22 अधिदिष्ट फसलों यानी मैंडेटरी क्रॉप्स के एमएसपी में गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य की सिफारिश की है, ठीक है। अधिष्ट फसलों की खरीफ सीजन 14 फसलें और रबी की 6 फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल होती हैं, ठीक है। उत्पादन लागत में 3 प्रकार होते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत पर 3 प्रकार के उत्पादन लागत का अनुमान करते हैं। A2 इसका तहत क्या होता है? किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई जमीन, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है, ठीक है। A2FL में क्या? इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम एवं अधिरोपित मूल्य शामिल होता है। पहले तो खेती करने के लिए ज़मीन आपके पास चाहिए, उससे लगे जो भी आपकी दवा बीज वगैरह लगे, प्लस उसके साथ जो अवैतनिक आप श्रम देते हैं अपनी फैमिली के साथ वो जोड़ा जाता है, प्लस C2 यह एक अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके अंतर्गत A2 और FL में किसान की स्वाभाविक भूमि और स्थिर संपत्ति के किराए ब्याज को भी शामिल किया जाता है, यानी इंटरेस्ट रेट पर अगर कुछ लिया है उसको भी शामिल किया जाता है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग A2FL और C2 दोनों लागतों पर विचार करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग A2FL लागत की गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत का उपयोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उसके द्वारा अनुशंसित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादों राज्यों में लागतों को कवर करते हैं, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वर्ष 2014 और 15 में लगातार 2 सूखे यानी ड्रॉट्स की घटना के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद बहुत ही कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा। विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन एवं वस्तु एवं सेवा कर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, गैर कृषि क्षेत्रों के साथ साथ कृषि क्षेत्रों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। GST, ठीक है। वर्ष 2016 और 17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी, उसके बाद कोविड महामारी, अधिकांश किसानों, ठीक है, उसके बाद डीजल, बिजली, उर्वरक इत्यादि के कारण उनकी आवश्यकता और अधिक होगी। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, जिससे कृषि संकट एवं निर्धनता को कम करने में मदद मिले तथा यह उन राज्यों को विशेष रूप से समर्पित जिससे आजीविका के स्रोत हों। तो इसका विशेष लाभ छोटे किसानों को नहीं मिलता है, बहुत बड़े बड़े किसानों को ही मिलता है। अमेजन वर्षा वन, यह विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो उत्तर दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद हैं तथा कुछ 6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करते हैं, ठीक है। विश्व के आधे से अधिक वर्षा वन जो विश्व के सबसे बड़े वर्षा वन हैं अमेजन बेसिन में ही पाए जाते हैं। ब्राज़ील के कुछ क्षेत्रों का लगभग 40%, पेरू, युगाना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना तथा वेनेजुएला के कुछ हिस्सों को मिलाकर अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी जल निकासी है। पिक्चर लगता है नहीं लगा इसमें, कोई बात नहीं, आप इसको मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है यह युगाना हाईलैंड, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजीलिया स्ट्रैंड और पठार और पूर्वी अंटार्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 28 डिग्री के अंदर पाए जाने वाले बंद छत्र वाले वन हैं, ठीक है। यह बेहद आर्द्र क्षेत्र है जहाँ हर वर्ष मौसम में या पूरे साल 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ तापमान सामान्य रूप से उच्च होता है, 20 से 35 डिग्री के बीच होता है। यहाँ पे इतनी घनी आबादी होती है, घने जंगल होते हैं ना कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो ज़मीन तक नहीं पड़ती है, ठीक है। और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। विश्व की अगर देखें तो 20% जो ऑक्सीजन, 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन और यहीं से मिलता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।